मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो अक्टूबर का महीना है वो पूरी दुनिया में, पूरा महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का महीना है। और चुनाचे कैंसर और कल्ब, ये जो एक रिश्ता है, ये वे ऐसे समझे कि एक सास बहू का रिश्ता है। यानी सास कौन है अब, यानी एक नाजुक रिश्ता है। अब कौन सास है या कौन बहू है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो माहिरीन कल्ब और माहिरीन कैंसर का जो रिश्ता है, ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। इसका मकसद ये है कि इस वक्त, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कैंसर के इलाज में इतनी इनकलाबी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं कि बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो जड़ से उखाड़ कर, और माहिरीन कैंसर जो है वो कामयाबी के नारे और झंडे गाड़ते हैं कि उन कैंसर जो है वो जड़ से जो है वो उखड़ गया है। लेकिन फिर बदमज़गी तब पैदा होती है जब कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, और कभी कभार कई साल गुजरने के बाद, 10-10, 15-15 साल गुजरने के बाद जो है वो फिर जब मरीज़ों को अमराज़ कल्ब लाहिक होते हैं, और जब माहिरीन कल्ब कहते हैं कि ये जो कल्ब का मर्ज़ है ये कैंसर के इलाज की वजह से हुआ है, तो जब ये इस किस्म की बात आती है तो फिर ज़रा मसला बड़ा नाजुक हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, तो अब एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अब मामला जो है वो माहिरीन कल्ब की कोर्ट में आता है कि कैंसर तो जड़ से उखड़ चुका है, लेकिन अब उसके जो कल्ब पर मनफी असरात हैं, अब उसकी वजह से जो है मरीज़ की ज़िंदगी या उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी जो ज़िंदगी है वो आजीरन हो गई है। तो ऐसे सिलसिले में माहिरीन कल्ब को बजाय डरने और भागने की बजाय जो है वहाँ पर डट के और उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो कल्ब में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अमराज़ कल्ब जो है वो जो कैंसर के मनफी असरात की वजह से रुनुमा होते हैं, तो उनका इलाज मुमकिन है। तो ये दो केसेस हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक पहला केस था। मैंने जब पहली दफ़ा किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी मक्का में ज्वाइन किया था 2018 में, तो ये पहला केस, क्योंकि किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी एक एडवांस हार्ट सेंटर है जिसमें दोनों अमराज़ कल्ब और कैंसर के दो बड़े जो हैं वो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर। तो इस वजह से अमराज़ कल्ब के माहिरीन को कैंसर से रिलेटेड मर्ज़ भी देखने का जो है वो मौका मिलता था। तो वहाँ पर फिर हम कार्डियो ऑन्कोलॉजी क्लिनिक जो है वो, हार्ट फेलियर की वैसे तो बहुत सारी क्लिनिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिनिक्स होती हैं, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल पुराने ज़माने में एक ही हार्ट फेलियर क्लिनिक होती थी, लेकिन अब जो है वो कार्डियो ऑन्कोलॉजी, रैपिड एक्सेस हार्ट फेलियर क्लिनिक, पोस्ट डिस्चार्ज हार्ट फेलियर क्लिनिक, नर्स लेड हार्ट फेलियर क्लिनिक, और इसी तरह से कार्डियो ऑन्कोलॉजी और कार्डियो ऑब्स्टेट्रिक क्लिनिक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिनिक्स होती हैं। तो ये मैंने पहले दिन मेरी ऑन कॉल थी, तो ये इस पेशेंट जो है मुझे देखने का इत्तफाक हुआ। ये 36 साल की खातून थी और जिनको 2018 में ही एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया हुआ था, और कोई नवंबर के महीने में उनको कीमोथेरापी का इलाज मिला था, और दिसंबर के महीने में ये दोबारा जो है वो दाखिल हुई। और जब दाखिल हुई तो उस वक्त बुखार के साथ और उनके
WBC काउंट जो है वो कम थे। तो माहिरीन कैंसर की राय ये थी कि इनको फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया हुआ है, और चुनाचे उनका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पर था, तो उन्होंने समझा कि शायद ये जरासीम के इफ़ेक्ट की वजह से, सेप्टिक शॉक की वजह से इनको जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो गया है। लेकिन जब इलाज से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो कार्डियोलॉजी से कंसल्ट किया गया। तो मैं उस रात ऑन-कॉल पर था, और मैंने जब उनको एवाल्यूएट किया तो एवाल्यूएट करने के बाद फिर कुछ टेस्ट उनके तशख़ीस के लिए किए गए, और उसमें सबसे पहले जो है वो इकोकार्डियोग्राम किया गया था। और लकीली उसका इकोकार्डियोग्राम कीमोथेरापी से पहले भी उनका इकोकार्डियोग्राम जो है वो हो चुका था ऑलरेडी, और उस इकोकार्डियोग्राम में उनके हार्ट के वाल्व्स और हार्ट का जो फंक्शन है, और जिसका कीमोथेरापी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हार्ट के फंक्शन पर होता है, हार्ट का मसल जो है वो उससे कमज़ोर होता है। तो उस वक्त उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन था वो 55% था, और कीमोथेरापी के बाद जब इकोकार्डियोग्राम किया गया तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो के 15 से 20% पर आ गया था, और उसके दिल का एक वाल्व जो है वो मैटल वेल लीक कर रहा था, और उसको थोड़ा पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया था। उसके बाद जब ब्लड के टेस्ट वगैरह किए गए तो उन ब्लड मार्कर से पता चला कि उनका ट्रोपोनिन भी बढ़ा हुआ था, और प्रो BNP उनका 68,000 पर पहुंच चुका था, और लिवर में भी थोड़ी सी कंजेशन थी। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्ब की तरफ इशारा करती हैं कि कीमोथेरापी की मनफी असरात की वजह से जो कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, और जिसमें हार्ट का मसल जो है वो कमज़ोर होके और हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, और उसकी वजह से ये दो जो बायोकेमिकल मार्कर्स होते हैं ट्रोपोनिन और प्रो BNP, ये भी उसमें रेज हो जाते हैं। और ये पेशेंट जो है वो काफ़ी क्रिटिकल थी, और इस दौरान जो है उनको फिर सबअरेक्नोइड हेमरेज हुआ, और कंडीशन इतनी वर्स हो गई कि उनको इंट्यूबेट और वेंटिलेट करना पड़ा। अलबत्ता जितना भी कुछ इलाज की सहूलतें वहाँ पर मौजूद थी, और उस इलाज ने कोई काम ना दिखाया, और अल्टीमेटली 9 दिन के एडमिशन के वक्त के ख़त्म होते ही वो मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो गई। ये दूसरा केस है, और ये केसेस दिखाने का मकसद ये है कि ये कोई ख्याली बातें या कहानियाँ नहीं हैं, ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि नो डाउट कैंसर की थेरापी में इनकलाबी तब्दीलियाँ और इलाज में काफ़ी कामयाबियाँ हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके मनफी असरात जो हैं वो कल्ब पर जो है वो देख रहे हैं। तो लिहाजा ये केसेस दिखाने का मकसद ये है कि ये एक हकीकत है कि, और उसे हमें तस्लीम करना पड़ेगा, और इनका इलाज मुमकिन है। ये जो दूसरा केस है ये उससे पहले वाले केस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये भी मरीज़ जो है वो कैंसर के मनफी इलाज की वजह से दिल के गोश्त की कमज़ोरी का केस है। ये कोई 55 साल 6 बच्चों के बाप वालिद जो हैं वो उनका केस है, और इनको सन 2000 में नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा डायग्नोस हुआ था, और 2003 में फिर पहली दफ़ा और उनको पता चला कि उनके दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो चुका है। ये पेशेंट जो है वो हमारे सेंटर में नहीं था, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें में इसकी मालूमात जो है वो इकट्ठी नहीं कर सका, और चुनाचे केस काफ़ी ज़्यादा पुराना था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मरीज़ के पास भी नहीं थी कि डिटेल में पता चल सके। तो अलबत्ता इनको 2002 में उनकी जो कीमोथेरापी और प्रोबेबली रेडियोथेरापी का इलाज हुआ, और 2003 में पहली दफ़ा
पता चला कि इनको, क्योंकि इनमें और कोई इसके अलावा शुरुआत से ही कल्ब की कोई, ना तो कोई कल्ब की प्राइमरी बीमारियां थी, ना ही उनको एथेरोथ्रोम्बोटिक कोई रिस्क फैक्टर्स या कोई शुरुआत से थे। तो 2003 में पहली दफ़ा पता चला कि उनको कैंसर के मनफी इलाज की वजह से इनका दिल का गोश्त जो है वो कमज़ोर हो गया है। उस ज़माने में बहुत सारे मरीज़ सऊदी अरब से जर्मनी और अमेरिका और वहाँ इस किस्म के केसेस जो होते थे वो रेफ़र किए जाते थे। तो इनको भी 2004 में अमेरिका इलाज के लिए रेफ़र किया गया और वहाँ पर भी तशख़ीस होने के बाद यही डायग्नोस हुआ कि इनको कैंसर के इलाज के मनफी असरात की वजह से दिल का गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है और जिसकी वजह से मरीज़ को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स और अलामात जो है वो जबकि उसका मर्ज़ जो है वो काफ़ी पुराना क्रॉनिक हो चुका था। तो उस वक्त वो स्टेज सी हार्ट फेलियर में थे, लेकिन उस ज़माने से ही उनको हार्ट ट्रांसप्लांट और एलवेट के लिए एवाल्यूएट किया गया था। लेकिन उससे पहले फिर उनको CRTD एक कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरापी एक डिवाइस होता है और जिसमें डिफिब्रिलेटर भी शामिल होता है। तो ये CRTD जो है उनको इम्प्लांट किया गया और ताकि देखा जाए कि अगर उनके हार्ट का फंक्शन इस डिवाइस के लगाने से इम्प्रूव हो जाता है तो फिर ऐसे मरीज़ों में हार्ट ट्रांसप्लांट और एलवेट की नौबत नहीं आती है। तो लिहाजा उनको CRTD इम्प्लांट किया गया और उसके बाद वो वापस सऊदी अरब में आ गए और उसके बाद वो इलाज बाकायदगी से खाते रहे और काफ़ी अरसे तक वो बेहतर रहे, लेकिन बीमारी जो हो गई थी वो ख़त्म नहीं हुई थी, यानी हार्ट का मसल जो कमज़ोर हो गया था वो बेहतर नहीं हुआ था। क्योंकि कीमोथेरापी इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिसिटी जो होती है उसके दो इकसाम होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, दूसरा इरिवर्सिबल होता है। यानी कुछ मरीज़ों में इलाज बंद करने से दिल के गोश्त की कमज़ोरी जो है वो वापस नॉर्मल हो जाती है और कुछ मरीज़ों में नहीं होती है। तो इनका जो केस था वो इस किस्म का था कि इसमें इलाज के बावजूद भी उनके हार्ट का मसल जो है वो उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ। तो वो इन अलामात के साथ मुख्तलिफ़ अस्पतालों में अपना इलाज जो है वो करवा रहे थे। मैंने इनको पहली दफ़ा 2019 में देखा था और 2019 में उस वक्त अभी भी उनको हार्ट फेलियर के अलामात जो है वो काफ़ी तंग कर रहे थे और वो ज़रूरियात ज़िंदगी के काम काज करने के काबिल नहीं थे। और दूसरी चीज़ जो उस वक्त नई डेवलप हुई कि उनका जो एक वेल था, क्योंकि जिनका दिल का गोश्त कमज़ोर होता है तो उनमें फिर वेल रिगर्जिटेशन भी एक पेचीदगी है। तो उनका भी दिल का एक वेल जो है जिसको माइट्रल वेल कहते हैं, वो माइट्रल वेल रिगर्जिटेशन काफ़ी सीवियरली लीक कर रहा था और उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी उनको हो गया था। अब ऐसी जब नौबत आती है तो उसमें वेल को तब्दील करना पड़ता है, लेकिन लकीली तब तक अमराज़ कल्ब की उसमें इतनी ज़्यादा एक तरक्की और किस किस्म की कि अब वहाँ पर माइट्रल वेल को जिस तरह से पहले सीना खोल के और वेल को तब्दील किया जाता था, अब माइट्रल वेल क्लिप की ईजाद के बाद ये हुआ है कि बग़ैर सीना खोले हुए और कैथेटर के ज़रिए आप माइट्रल वेल को रिगर्जिटेशन को क्लिप के साथ टाई करके और उनकी जो लीकेज है उसको कम कर सकते हैं। तो लिहाजा इनको दो राय थी कि एक ये था कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इसको एवाल्यूएट किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी निशानियां थीं जो हार्ट ट्रांसप्लांट की तरफ जो है वो जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अलामात और जो दवाएं वो पहले हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो दवाएं के डोजेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे,
जिसकी वजह से उनके गुर्दे भी मुतासर हो रहे थे, उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा था, और फिर प्रो-BNP ऐसे पे मरीज़ों में जो है वो परसिस्टेंटली रेज रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मरीज़ जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा उनके दिल के वाल्व की लीकेज की वजह से मैट्रल रिगर्जिटेशन, सीवियर मैट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से उनका जो हार्ट फेलियर है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा था, और जिसकी वजह से वो बार बार अस्पतालों और इमरजेंसी के उनको चक्कर काटने पड़ रहे थे, जिसको हम एक्यूट डिकम्पनसेशन ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर कहते हैं। तो ये एक ट्रांजिशनल फेस होता है, जो मरीज़ एडवांस हार्ट फेलियर में जाते हैं तो शुरुआत में उनमें ये एक ट्रांजिशनल फेस आता है। तो इसके साथ भी इसी तरह से बहरहाल उनको वाल्व की इम्प्लांट करने के बावजूद भी उनके सिम्टम्स जो है वो जितने इम्प्रूव तवक्का कर रहे थे कि इम्प्रूव होंगे, लेकिन उतने ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव नहीं हुए। और उसके बाद जब आखिरी मैंने उनको देखा है तो उस वक्त दोबारा जब उनका इकोकार्डियोग्राम करके देखा गया तो पता चला कि अब भी उनका, यानी जो मैटल क्लिप्स लगाते हैं हम, ये मैटल वेल क्लिप जो है एक अमराज कल्ब में एक किस्म की एक इनकलाबी तब्दीली आ गई है कि बहुत सारे मरीज़ों के जो वेल के ऑपरेशंस होते थे, जैसे टवी है या मैटल वेल है, अब बहुत सारे मरीज़ों में कैथेटर के ज़रिए जो है वो मैटल वेल की जो रिगर्जिटेशन है उसको क्लिप करके, कुछ मरीज़ों में एक क्लिप लगाई जाती है, कुछ में एक से ज़्यादा दो तीन क्लिप्स भी लगाए जाते हैं। उनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे सेंटर में चनाचे इस किस्म की सहूलतें थीं, तो लिहाजा फिर ऐसे मरीज़ों को देखने का और फॉलोअप करने का मुझे काफ़ी मौका मिला। तो इनको भी मैटल वेल क्लिप जो है वो इम्प्लांट की गई, लेकिन उसके बावजूद उनके सिम्टम्स जो हैं वो बेहतर तो हुए, लेकिन उतने ज़्यादा बेहतर नहीं हुए। तो आखिर में जब इको किया गया तो उसमें उनका जो वेल जो है वो अभी भी मॉडरेटली लीक कर रहा था। अब ये दो जो केसेस हैं दोनों एक एक्सट्रीम केसेस हैं। एक ऐसा पेशेंट था कि जिसको यंग खातून थी, जिसको कीमोथेरापी के बाद एक्यूट सिम्टम्स यानी कि शिद्दत के साथ जो है वो की, क्योंकि कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी या कैंसर के इलाज के जितने भी मनफी असरात होते हैं उनके 3 अक़साम होते हैं। कुछ मरीज़ों में एक्यूट होते हैं, यानी कैंसर के इलाज शुरू करने के वक्त ही शुरू हो जाते हैं, मनफी असरात हो जाते हैं जैसे पहले केस में था। और कुछ मरीज़ों में जो है वो 1 साल के अंदर, जिसको हम सब एक्यूट कहते हैं, और कुछ मरीज़ों में कई साल गुजरने के बाद, जिसको लेट या क्रॉनिक कहते हैं। तो ये क्रॉनिक केस था, क्योंकि ये 3 सालों के बाद जो है वो उनमें जो है वो अलामत डेवलप हुई। लेकिन ये कि इलाज के बावजूद भी ये रूबसत नहीं हो सके, और अल्टीमेटली उस वक्त फिर मुझे उन्हें दोबारा देखने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट का वक्त हो गया था। तो मुझे फिर बहुत सारे मरीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन ये 2 एक्सट्रीम केसेस हैं कि जिसमें कुछ मरीज़ जो हैं वो छोटे, जैसे मैंने कहा कि छोटे दिल के साथ, क्योंकि ये जो पहला केस था उनका हार्ट तो छोटा था, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक और हार्ट का फंक्शन जो है वो इतना ज़्यादा कम हो गया था कि जिसकी वजह से जो है वो उसी अस्पताल, पहली दफ़ा अस्पताल में दाखिल होने के साथ ही वो मौत का शिकार हो गई। तो इसको हम मैलिग्नेंट हार्ट फेलियर कहते हैं कि वो अब ये नहीं कह सकते कि कैंसर, क्योंकि कैंसर के इलाज ज़ाहिर है पेशेंट इतना
असरात जो हैं वो इतने ज़्यादा शदीद थे, तो ऐसी सिचुएशन में फिर कैंसर के इलाज को बंद करना पड़ता है। ये माहिरीन कैंसर और माहिरीन कल्ब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जब ऐसे मरीज़ों में जो कैंसर के मरीज़ हैं जिनको जड़ से उखाड़ने का इलाज तो मौजूद होता है, लेकिन अगर फौरी तौर पर मराज़ कल्ब रोनुमा हो और कल्ब की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इलाज को, कैंसर के इलाज को या तो रोकना पड़ता है या इलाज के वज़न को कम करना पड़ता है। जब अब ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये एक दो धारी तलवार होती है कि एक तरफ से अगर इलाज को कम करते हैं या बंद करते हैं तो मरीज़ कैंसर से जो है वो मर जाता है, अगर इलाज को जारी रखते हैं और कल्ब को, तो फिर मरीज़ कल्ब की बीमारी की वजह से, कल्ब की टॉक्सिसिटी की वजह से जो है वो मर जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है दोनों माहिरीन कल्ब के लिए। और लेकिन ये कि हमें चाहिए कि ये जो भी सिचुएशंस रोनुमा होती हैं तो ऐसी सिचुएशंस का मुकाबला करना चाहिए, और जो भी साइंस में तरक्की हुई है उसका फ़ायदा उठाते हुए मरीज़ों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। मैं यहाँ अल्तमत जनरल हॉस्पिटल में रोज़ाना सुबह और शाम हार्ट फेलियर की क्लिनिक करता हूँ, और अगर ऐसे मरीज़ जो कैंसर का इलाज ले चुके हैं और उन्हें कोई शुबा हो या उन्हें नॉर्मली भी चाहिए, क्योंकि ख़ास करके जो कैंसर की कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, जिनके कल्ब पर मनफी असरात होते हैं, और तो ऐसे मरीज़ों को अपने जो इलाज है उनकी दवाओं के बारे में मालूमात होनी चाहिए। या फिर ऐसे मरीज़ों में अगर कल्ब के अमराज रोनुमा हों तो उनको सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि ये शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से दिल के गोश्त की कमज़ोरी है, और माहिरीन अमराज कल्ब को खुल के बताना चाहिए कि ये पहले कैंसर का इलाज भी ले चुके हुए हैं, क्योंकि ये मालूमात फराहम करने से जो माहिरीन कल्ब हैं तो उनको आपके मर्ज़ को समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।